नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सिरप, सिंडिकेट और सियासत। पहले डाइथिलीन ग्लाइकोल युक्त कफ सिरप से कई राज्यों में बच्चों की मृत्यु और अब कोडीन युक्त सिरप के नाम पर नशे का फलता फूलता कारोबार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोडीन युक्त सिरप बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगा दी। अलीगढ़ में कोडीन युक्त सिरप का लाइसेंस लेने वाली 18 फर्में औषधि विभाग के रडार पर हैं, जिनमें से 6 फर्मों पर छापेमारी पिछले दिनों की गई। इनमें कुछ हाथ तो खास नहीं लगा, मगर संदेह के आधार पर कुछ कफ सिरप व अन्य दवाओं के 10 से अधिक नमूने यहां पर भेजे गए। कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे में खूब होता है, जिसके कारण इसकी बिक्री काफी बढ़ गई है। शासन ने पहले बिना डॉक्टर की सलाह के कोडीन युक्त कफ सिरप या अन्य दवा बेचने पर रोक लगाई, जिसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में काफी संख्या में ऐसी फर्मों के कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने के लाइसेंस निरस्त किए गए थे। कफ सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। भोला प्रसाद थाईलैंड भागने की फिराक में था। उसके नाम पर झारखंड में रजिस्टर्ड कंपनी शैली ट्रेडर्स का इस्तेमाल तस्करी के लिए हो रहा था। इस तस्करी के बाद भोला और उसकी फर्म पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल और उनकी फर्म पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद सोनभद्र पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज में शैली ट्रेडर्स सहित 2 अन्य फर्मों पर एफआईआर दर्ज किए। जौनपुर में भी 3 अन्य फर्मों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस तस्करी रैकेट में नमकीन और चिप्स की बोरियों में छिपाकर कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी होती थी, जो नशे में इस्तेमाल की जा रही थी। झारखंड से चावल की बोरी में छिपाकर यह सिरप पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भेजा जा रहा था। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर और भदोही में कफ सिरप की तस्करी के लिए कुल 173 फर्जी फर्में खोल रखी थी। इनमें वाराणसी में 126, जौनपुर में 28, आजमगढ़ में 3, चंदौली में 7 और गाजीपुर में 5, भदोही में 4 फर्में शामिल हैं, जिनमें कफ सिरप की सप्लाई हो रही थी। हाल ही में गिरफ्तार हुए अमित सिंह टाटा ने भी अपने कई करीबियों को इस धंधे में शामिल किया था और उनकी फर्म खुलवाई थी। ये फर्जी फर्म किराए के मकान को लेकर खोली गई और कुछ ही महीनों में करोड़ों की बिक्री दिखाकर बंद कर दी गई। शुभम जायसवाल अभी भी फरार है, लेकिन भोला प्रसाद की गिरफ्तारी इस मामले की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, जो अमित सिंह टाटा के बाद हुई है। चिप्स से भरी गाड़ी में कफ सिरप मिलने के बाद यह मामला सामने आया था। हिरासत में लिए गए अमित सिंह ने इस सिंडिकेट से जुड़े कई राज उगले। वहीं अमित सिंह टाटा की फॉर्च्यूनर की नंबर सीरीज 9797 पूर्वांचल के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के काफिले की पहचान मानी जाती है, जिससे दोनों के बीच कनेक्शन की भी चर्चा होने लगी। हालांकि धनंजय सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में एसटीएफ को अब एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आलोक सिंह पुलिस विभाग का बर्खास्त सिपाही है। वो सरेंडर करने की फिराक में था। आलोक सिंह ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी डाली थी। इतना ही नहीं, तस्करी सिंडिकेट से जुड़े प्रकरण में नाम आने के बाद से आलोक सिंह फरार चल रहा था। इसके खिलाफ एसटीएफ ने लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया था। आलोक सिंह के पूर्व सांसद का करीबी होने की भी चर्चा है। यूपी एसटीएफ ने आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आलोक सिंह पुलिस विभाग का बर्खास्त सिपाही है और अब जब आलोक सिंह की पूर्व सांसद से नजदीकियां सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति जो है वो भी होनी शुरू हो गई है। पूर्व सांसद का करीबी होने की अब चर्चा हो रही है। दरअसल कफ सिरप मामले में लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल भले ही एसटीएफ और पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, लेकिन उसके करीबियों पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। पहले अमित टाटा, फिर शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल और अब आलोक सिंह गिरफ्त में आ गया है। तो अब आशंका जताई जा रही थी कि वो मौका पाकर विदेश भाग सकता है, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई होने से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है। अब अहम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों से जुड़ा यह नेटवर्क 2000 करोड़ रुपए से अधिक का सिंडिकेट बताया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में यह नशे का कारोबार चल रहा था। इस कारोबार में कई सफेद पोशों के भी शामिल होने की भी खबरें हैं और इसके अब आरोप लगने के बाद से अब सियासत भी कहीं ना कहीं गर्म होती नजर आ रही है। बुलंदशहर से भी एक खबर सामने आई है, उसको भी इसमें हम ले लेते हैं। वहां पर भी दवाओं का जो है बड़ा नेटवर्क ऐसे ही लगातार काम वहां पर भी हो रहा था। दवाओं के नमूने यहां पर फेल हुए हैं। 148 नमूनों में से 10 नमूने फेल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सिट्राजिन समेत एंटीबायोटिक दवाइयों के नमूने फेल हुए हैं। दवाइयों के नाम पर जो 10 नमूने जांच में यहां फेल हुए हैं। कफ सिरप के भी नमूने फेल हुए हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है जयबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस सिरप सिंडिकेट के मामले पर उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना देते हैं। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जिस प्रकार कोविड सिरप को लेकर के कहा जाए, जिस प्रकार से बहुत बड़ा रैकेट सामने खड़े होकर कर लो यहीं कहां। निश्चित रूप से जो भी इसमें शामिल होगा, हमारी जांच एजेंसियां उस पर प्रभावी तरीके से काम कर रही है। खोज के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस प्रकार देखा जाए माफियाओं के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। जो भी माफिया हो बेमाफिया जो इन्वॉल्व होगा कार्रवाई होगी। आज कैबिनेट को लेकर के क्या है? महत्वपूर्ण विषयों पर लोक हित में, जनहित में, प्रदेश हित में निर्णय होंगे। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए कोविड सिरप को लेकर के जो है बड़े बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि उनके खिलाफ जो सरकार के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक है, जनहित में बैठक है, तो इन बैठक के बाद जो क्या फैसले होते हैं 20 प्रस्ताव जो है आज यहाँ पर रखे जाएंगे और उनको जो है कैबिनेट के द्वारा जो है पारित किया जाएगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। बुलंदशहर में अब इस दौरान जो नमूने फेल हुए हैं उसमें हम अधिकारियों की बाइट सुनवा देते हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस नमूने फेल होने पर। ऐसा पिछले महीने में कोडिन सिरप का कुछ प्रॉब्लम आई थी एक बच्चे को लेकर के, तो उसमें जनपद बुलंदशहर से कुल 40 नमूने लिए गए थे, जिसमें अब तक के 12 नमूने का रिजल्ट आ गया है, जिसमें वो पास पाए गए, मानक स्तर के पाए गए। और इसके अलावा जो दूसरी दवाइयों के नमूने हैं वो कितने लिए गए थे नमूने उसके, और कितने फेल हुए हैं? दूसरी दवाइयों के नमूने 150 नमूने अभी तक लिए गए हैं अप्रैल से लेकर अभी तक, जिसमें हमारे 10 नमूने फेल आए हैं, जिसमें उनकी विवेचना चल रही है और एक में उसने चैलेंज कर दिया है, जो कि उसके मतलब नमूने को सीडीएल भेजा गया है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुभाष दुबे सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने जी वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राजन सैनी दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जो फर्जी नकली सिरप, नशे का सिरप और ये सिरप का जो सिंडिकेट उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में इसका सिंडिकेट चल रहा था। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और जो ये नेटवर्क है लगभग 2000 करोड़ का ये सिंडिकेट बताया जा रहा है। अब तक जो गिरफ्तारियों से क्या अहम खुलासे हुए हैं और इस नेटवर्क जो 2000 करोड़ का बताया जा रहा है, इसके खुलासे के लिए बताया जा रहा है कि ईडी इसमें इसके तह तक जाने में लगी हुई है। कई सफेद पोशों की नाम आने की संभावना है। मनीष, देखा जाए इस नशीले कफ सिरप की जो सप्लाई है उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में जो है ये सप्लाई की जा रही थी। और सप्लाई के अंतर्गत अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो यहाँ पर अब गिरफ्तारियां हो रही है और गिरफ्तारियां होने के बाद, हालांकि यहाँ पर इस पूरे मामले को देखते हुए तो सभी डीएम को प्रशासन के द्वारा आदेश भी जारी किया जा चुका है कि कफ सिरप को बेचने वालों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वही
पर अगर देखा जाए इस प्रकार से गिरफ्तारी हो रही है। आज आलोक सिंह जिसने कोर्ट में जो है सरेंडर की एप्लीकेशन डाली थी और उसके बाद जो है जिस प्रकार से एसटीएफ को इसकी जानकारी मिली और उसको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद के वो दाहिने हाथ है, बहुत ही नजदीकी है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरा मामला एक और खुलता हुआ नजर आया जो कप सिरप से पुलिस कर्मी जो निलंबित किए गए थे वो उनका एड्रेस जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर से घर का मिला है। तो कहा जाए जिस प्रकार से पूरा सिंडिकेट, पूरा कप सिरप का मामला जो है लगातार जिस प्रकार से खुलता जा रहा है और खुलने के दौरान जो है बड़े बड़े इसमें माफिया और सफेद लोग के नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बिना पर ये पूरी जांच जो है ईडी तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। जिस प्रकार से देखा जाए 2000 करोड़ का जो है ये पूरा बिजनेस जो है जिस फर्म के अकाउंट से किया गया था, तो वहां से इसके खुलासे की बात आ रही है कि 2000 करोड़ रुपए का जो है फर्जीवाड़ा जो है अकाउंट के माध्यम से उन फर्मों ने किया है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कप सिरप को लेकर के जो है पाबंदी उत्तर प्रदेश में हालांकि कर दी गई, लेकिन जो सिंडिकेट है वो बहुत बड़ा सिंडिकेट है। अब ये देखना है कि इन खुलासों के बाद इन गिरफ्तारियों से जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वो एक सबसे बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है बड़े नेता, सांसद और भी बड़े लोगों जो है इस नजर आएंगे। और सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आपने देखा कि उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि ये योगी की सरकार है, चाहे वो जितना बड़ा सिंडिकेट चला रहा है, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे वो कोई नेता ही क्यों ना हो, सबके खिलाफ जो है इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे उसी आधार पर ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ राजन सैनी जी, दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। राजन सैनी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। राजन सैनी जी, ये जो सिंडिकेट है लगभग 2000 करोड़ से अधिक का सिंडिकेट है। ईडी हालांकि अब इसके तह में जा रही है। हालांकि ईडी के अधिकारी भी हैरान हैं कि आखिर किस तरीके से फर्जी कंपनियां, फर्जी सेल कंपनियां बनाकर ये जो नशे का बड़ा कारोबार जो ये कोडीन सिरप का किया जा रहा था, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है, दवा कारोबार की विश्वसनीयता पर इस घटना ने और लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस कारोबार पर विश्वास की एक लाइन जो होती है वो खींचकर, अविश्वास की एक लाइन खींचकर खड़ी कर दी है इस घटना ने। हेलो जी मानस जी नमस्कार। जी मानस जी नमस्कार। नमस्कार राजन सैनी जी, अपनी बात रखें। जी, ये कोडीन सिरप का मामला जो चल रहा है ये आज कोई नया मामला नहीं, बहुत पुराने टाइम से ये चल रहा था जी। और ये सारी जितनी भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये इनके द्वारा ही ये कार्य कराया जाता है। क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख दवा व्यापारी, थोक या फुटकर दवा व्यापारी है जी। ये ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है जो इनके बड़े नेताओं के साथ मिले होते हैं, जो हमारे दवा ट्रेड के बड़े नेता हैं, ऑल इंडिया लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक जी। ये इनके द्वारा ही उनको डीलरशिप दिलाई जाती है। और ये पिछले कई वर्षों से, 15-20 वर्षों से ये चल रहा। और ये जो कफ सिरप है ये कोई भी डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते हैं। फेंसाडिल सिर्फ लगभग 20 वर्षों से डॉक्टरों ने लिखना बंद कर दिया है। और कोई भी हमारे रिटेल मेडिकल स्टोरों पे ये इंजेक्शन मिलते ही नहीं, ये दवा कफ सिरप मिलता ही नहीं है। क्योंकि ये पूरा कंपनी जिनके द्वारा बिकवाती है। सैनी साहब, फिर मार्केट में ये सैनी साहब फिर ये मार्केट में किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है और बड़ी संख्या में लगभग 100 करोड़ का ये कोडीन युक्त सिरप जो बाजारों में खपाया गया है, 100 करोड़ का बड़ा आंकड़ा है। मैंने कहा मानस जी, पिछले 20-25 वर्षों से ये 100 करोड़ से और भी ऊपर अगर इसकी गहराई में जाया जाएगा। लेकिन कंपनियों के द्वारा जब डॉक्टर कोई दवा लिखता है उसका एमआर जाकर के डॉक्टर को बताता है ये हमारी दवा ये लिखनी है। लेकिन कोडीन कफ सिरप का, फेंसाडिल सिरप जिसमें कोडीन युक्त है, ये पिछले कोई भी डॉक्टर नहीं लिख रहा उत्तर प्रदेश में। आप अगर इसकी अपनी जांच कराएंगे
डॉक्टर नहीं लिखता है, ये कंपनी का जो डीलरशिप है जी इसको ये हमने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं, प्रदेश के जो हमारे फार्मा ट्रेड की एसोसिएशन है वो निर्धारित करती है कौन डीलर बनेगा इसका। और वो ये इसके कई पायदान होते हैं, किसी को 5 रुपए, किसी को 10 रुपए, और उस पे बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी लिप्त होते हैं। अभी एनसीबी के भी कई अधिकारी लिप्त होते हैं। तो ये विषय ऐसा नहीं कि ये बाजार में जनता को दिया जा रहा है, जनता को कब सिर्फ मिलना ही नहीं है, रिटेल को मिलना नहीं है, होलसेल में उसी को मिलेगा। ये जितने नाम आ रहे हैं यही डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनके ये जो डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ है, इन्हीं के माध्यम से स्टॉकिस्ट बनाए जाते हैं। और ये पूरी खेप बंगाल के माध्यम, वेस्ट बंगाल के माध्यम से बांग्लादेश बेची जाती है, ये तो कंफर्म हो गया है जी। लेकिन सैनी साहब, ड्रग्स विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ये नेटवर्क फल फूल नहीं रहा है सैनी साहब। शायद सैनी साहब से संपर्क टूट गया है। ठीक है सैनी साहब के पास दोबारा जाएंगे। श्याम सलोनी जी वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी आपके पास हम आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी आपका अभी चर्चा में स्वागत है। श्याम सलोनी जी हम आपके पास आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, ये बड़ा जो नेटवर्क है लोगों के साथ, न सिर्फ लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है, और ये जो बड़ा सिंडिकेट, 3 जो नाम अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 जो नाम सामने आए हैं, 2000 करोड़ का सिंडिकेट इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अकेले इनकी बस की बात नहीं है, पीछे कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी तो जाहिर तौर पर है। श्याम सलोनी जी, मानस जी, आपको और मेरे सभी पैनल के साथियों को मेरा राधे राधे जी। राधे राधे। देखिए मानस जी, निश्चित तौर पर कोई बड़ी ताकत पीछे रहती है, और जो व्यक्ति ने ठान लिया है उसे किसी भी तरीके से केवल पैसा कमाना है, पैसा ही उसका उद्देश्य है, केवल पैसे के लिए वो सब कुछ मानवता को जब भूल जाता है जी, सारे धर्मों को भूल जाता है, तो वो व्यक्ति फिर किसी भी हद तक गिर सकता है जी। बच्चों की जान भी ले सकता है, मतलब कितने कार्य कर सकता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो ये भूल जाता है वर्तमान में सरकार का मुखिया कौन है। उन्होंने कॉल कर दी, मैं जिसके पीछे खड़ा हूँ वो बहुत बड़ी ताकत है और मुझे बचा जी को म्यूट कर दिया जाए। जी, मुखिया इस समय योगी आदित्यनाथ है हमारे प्रदेश के, और योगी जी की सरकार में आपने देखा होगा जी, पिछले 10-11 वर्ष में तमाम ऐसे पर्दाफाश हुए हैं माफियाओं के, जो पिछले कई वर्षों से इस कारोबार में, ऐसे तमाम कारोबारों में लिप्त थे जी। तमाम तरीके के माफिया होते थे, जिसमें अब ये ड्रग्स माफिया मिले हैं। और ये ड्रग माफिया कोई 10 साल से पैदा नहीं हुए हैं, ये बहुत पुराने चले आ रहे हैं। और कितना है कि पिछली सरकारों के मुखिया उन पर खुलासा नहीं करते थे। सरकार के मुखिया क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायित्व है तो खुलासे हो रहे हैं, और जो भी बड़ी ताकत आएगी, कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितना ही बड़ा सफेद पोष हो, वो सलाखों के पीछे होगा। अब ये सफेद पोष पर केवल ये कह देना विपक्ष का कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है या पूर्व सांसद है, तो ये तो एक पूर्व सांसद श्याम सलोनी जी, अमित सिंह टाटा के पास जो फॉर्च्यूनर मिली है 9797 नंबर, धनंजय सिंह का की ये सीरीज है उनकी गाड़ियों की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये साजिश है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या ये वास्तव में साजिश है, या ऐसे सफेद पोष कई और कुछ और सफेद पोष ऐसे माफियाओं के पीछे हो सकते हैं कुछ? नहीं, जब धनंजय सिंह जी स्वयं ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए, तो विपक्ष क्यों नहीं इस मांग को उठाता है जी? विपक्ष को यदि लगता है कि धनंजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो वो मांग करें सीबीआई की, और यदि धनंजय सिंह इसमें शामिल होते तो धनंजय सिंह इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है कि वो कहीं ना कहीं इनको बचाव नहीं करते, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन क्योंकि उनका नाम घसीटा जा रहा है, जैसे ब्रजभूषण सिंह जी का नाम घसीटा गया था, पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस ने उनको भी मोहरा बनाया था,
ऐसे इनको नाम देकर के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जन्म लेता है कोई व्यक्ति तो एक जाति में आता है, तो ये विपक्ष के लोग जानबूझ करके जाति के नाम पर उनको। श्याम सलोनी जी, समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल से लिखा जाता है कफ सिरप का धंधा भयानक है, फर्जी कंपनियां बनाकर कुछ सप्लाई की जा रही है, तो कफ सिरप में ही जानलेवा तत्व मिलाकर धंधा किया जा रहा है। शुभम जायसवाल, भोला जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। धर्म और राष्ट्रवाद के दौर में ये क्या कमी रह गई है कि ये लोग नकली सिरप और धोखाधड़ी के आरोप में पकड़े गए हैं? ऐसी कई कंपनियां पकड़ी जा रही हैं जो कफ सिरप के नाम पर फर्जी बिलिंग कर रही हैं। चेहरा देखना चाहिए, मोदी की सरकार में ही तो पकड़े जा रहे हैं, सरकार की ईमानदारी है। ठीक है, क्या नाम है? ऐसी कंपनियां जो विदेश में कारोबार कर रही है, करोड़ों का कारोबार, उनके साथियों को पकड़ करके जेल भेजना, और जो भी बच्चे हैं जी वो भी पकड़े जाएंगे, ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। हम आपकी बात आगे, हमारे साथ सुभाष दुबे जी जुड़े हुए हैं, सपा नेता। सुभाष दुबे जी, हम आपका रुख करें। सुभाष दुबे जी, क्या लगता है ये साजिश है आप या इसके पीछे वास्तव में ये जो सिंडिकेट है, और ये अरबों का सिंडिकेट है, मार्केट में अरबों की ये नशीली दवाएं जो है कोडीन युक्त सिरप सप्लाई किए जा रहे हैं, और ये सप्लाई देश उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम प्रदेशों में, यहां तक कि बांग्लादेश और नेपाल तक किए जा रहे थे। और ये सिंडिकेट, क्या लगता है आपको, ये सिंडिकेट जो चल रहा है इसके पीछे बड़े हाथ हो सकते हैं? ड्रग कंट्रोल किसके पास है? शायद विपक्ष के पास ड्रग कंट्रोल है जी। विपक्ष उसको परमिशन देता है सिरप बनाने की। श्याम सलोनी जी, विपक्ष परमिशन देता है, ड्रग कंट्रोल आपके पास नहीं है, ड्रग कंट्रोल विपक्ष के पास है। तो विपक्ष आपको जो एक कप सिरप आप बनाते हैं उसकी अथॉरिटी मिलती है या जो पास होता है, तो वो सारा विपक्ष के पास है ना, भाजपा पास तो है नहीं। तो इसलिए इसमें विपक्ष की भूमिका संदिग्ध आपको नजर आ रही है। आपकी राजस्थान में गवर्नमेंट है, आपकी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने जब इस कफ सिरप के ऊपर सवाल उठाए गए थे, वहां बच्चों की मौतें हुई थी, तब उन्होंने इसका बाकायदे इसका पक्ष लिया है, इसके फेवर में बोला है, इसमें कहा है कि इस कफ सिरप में कोई कमी नहीं पाई गई। जब तमिलनाडु की सरकार ने इस पे बैन लगाया है, जब तमिलनाडु की सरकार ने इस पे बोला है, तब जाके आपकी मध्य प्रदेश की और राजस्थान की सरकार ने इस कफ सिरप को बैन किया है। दूसरा क्वेश्चन, इसी कफ सिरप कंपनी के एक दूसरा ब्रांड है, उस ब्रांड को आपकी गवर्नमेंट ने कैसे परमिशन दे दी बेचने की? वो भी विपक्ष ने दिया, विपक्ष ने परमिशन लेने था, वो विपक्ष ने उसको पावर दिया। कोरोना काल में आपको याद होगा कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बेचते हुए कौन पकड़ा गया? किसके साथ उसकी फोटोएं थी? तो कितने भाजपा नेताओं के साथ उसकी फोटो थी? ये भाजपा के लोग ही ऐसे क्यों नजर आते हैं? ये माफिया जो हैं, चाहे वो आपका ड्रग माफिया हो, चाहे वो आपका एनकाउंटर माफिया हो, चाहे वो आपका नीट माफिया हो, चाहे वो आपका स्क्रैप माफिया हो, और चाहे वो पुलिस थाने पोस्टिंग कराने वाला माफिया हो, सारे माफिया भाजपा शासनकाल में फल फूल रहे हैं। इनको मौतों से कोई मतलब नहीं, इनको जनता की किसी चीज से कोई मतलब नहीं, इनको हजारों करोड़ों का व्यापार हो रहा है, उसमें इनकी गवर्नमेंट को कमीशन मिल रहा है। इसलिए ये क्यों विरोध करेंगे भाई? आप ये बताइए, कोरोना काल याद होगा कितनी बड़ी आपदा थी, उसमें रेमडेसिविर वाले इंजेक्शन में जो भाजपा नेताओं के साथ जिनकी फोटो वायरल हो रही थी, कितने भाजपा ने उनके ऊपर कौन सी जांच हुई? सिर्फ वही दोषी है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, आप देखिएगा जितने भाजपा नेताओं को इसमें नाम आ रहे हैं, सबको क्लीन चिट दे दी जाएगी। वो क्लीन चिट क्यों दे दी जाएगी, इसको भी मैंने बता दिया कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने किसी कफ सिरप का बचाव किया था। उन्होंने कहा था ये बच्चों की मौत इस कफ सिरप से नहीं हुई है, वो अन्य बीमारियों की वजह से हुई। जिस आज कफ सिरप के लिए हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, इसी कफ सिरप को लेकर भाजपा की राजस्थान सरकार ने उस कफ सिरप के फेवर में बोला था। ये इस तरीके का इनका दोहरा चरित्र है। ये सिर्फ पैसों कमीशनबाजी में। लेकिन ठीक है सुभाष दुबे जी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौतें हुई थी, उस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा थी, जो मौत के कारण, जो जहरीला होना और मौत के कारण बताया जा रहा था।
लेकिन ये जो जी, कोडीन उसमें युक्त जो सिरप है, जो मात्रा- बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में, वो उस समय से जो जांच चली मैं वही और चीज कह रहा हूं। ये सिंडिकेट यहां तक आकर पहुंचा है कि ये इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अगर शायद वो घटनाएं ना होती तो इस बड़े सिंडिकेट का, बड़े नेटवर्क का खुलासा भी ना होता। मानस जी, यही कंपनी दोनों सिरप बना रही है, वही मैं बात कह रहा हूं आपसे कि वहां जो वो उसी कंपनी का ये दोनों सिरप हैं। जब एक सिरप आपका बैन हो चुका है, उसी कंपनी को आपने दूसरा सिरप का आपने ऑर्डर दे दिया, उसी को आपने सरकारी आपने सप्लाई का ऑर्डर दे दिया। कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो आप? यही चीज आपको मालूम होगी नीट में जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे थे। जो कंपनी डिबार्ड थी मध्य प्रदेश में, उसी को उत्तर प्रदेश में एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो कितने बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, हर बार पेपर लीक आउट हुआ। ये भाजपा कौन सी मानसिकता में जी रही है, क्या करना चाहती है, कौन सी तानाशाही है, किस उसमें जी रही है, ये ठीक है सुभाष जी, आपकी बात आ गई। सुभाष जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिरप सिंडिकेट और सियासत। तो सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोडीन युक्त सिरप और अन्य जो एनडीपीएस श्रेणी की औषधियां हैं, उनके अवैध विक्रय और भंडारण, इन पर सब पर रोक लगा रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये जो कोडीन युक्त सिरप का सिंडिकेट चल रहा था, और जो 3 ये जो माफिया जो धरे गए हैं, और इनके इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो 2000 करोड़ का सिंडिकेट बताया जा रहा है। ईडी हालांकि तलाश कर अभी इसके तह में जाकर खोजबीन कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप, जहरीले सिरप से बच्चों की मौत हुई, उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में ये बड़ा सिंडिकेट जो बाजार में फल फूल रहा था, और कई जो अधिकारी हैं ड्रग्स विभाग के, वो भी, उनकी भी भूमिका संदेह के घेरे में है। बिना उनके मिलीभगत के इतना बड़ा सिंडिकेट नहीं हो सकता था। और इन जो माफिया पकड़े जा रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति के पीछे हाथ हुए इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे संभव है? जी, माफिया, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, भूमि माफिया हो, या कोई भी माफिया हो, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, खाकी और खादी के संरक्षण के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, और उस दौरान भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग कहीं न कहीं खादी या खाकी के संरक्षण बना लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ हम सेफ हैं, यहाँ हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। माना जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से होती है जी। आप जाइए जरा हमारे साथ, तो अध्यक्ष जी बैठे, सनी जी, ड्रग का लाइसेंस आप ले, फुटकर का या होलसेलर का एक लाइसेंस लेने चले जाइए। अगर सरकार खाते में 2000 रुपया जा रहा है, तो ड्रग इंस्पेक्टर खाते में 40,000 रुपया जा रहा है। सैनी जी इसीलिए अभी यही बात कह रहे थे। जी, मैं निकल काफी दिन से देखा हूँ, मेरी खबरों से डॉक्टर एसपी राम जेल गए हैं। मैं नहीं कह रहा बहुत छोटा पत्रकार हूँ, लेकिन मानस जी, मेरी खबर के पीछे डॉक्टर एसपी राम को सजा हुई है जी। तो ये शुरुआत जहां से हो रही भ्रष्टाचार की, वो ड्रग कंट्रोलर कहाँ से होती है? ड्रग कंट्रोलर क्या ड्यूटी है? ड्रग इंस्पेक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप कितनी जांचें करते हैं महीने में, मालूम हो जाएगा। ड्रग को म्यूट कर दिया जाता है। मानस जी, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर पास पैसा पहुंचता रहता है, न होलसेल न रिटेलर, किसी को वहां ड्रग इंस्पेक्टर जांच करने जाते ही नहीं। और जब ड्रग इंस्पेक्टर नहीं जाएंगे तो इस तरह की जो दवाइयां हैं नकली या मादक पदार्थ युक्त, वो तो बनेंगी। सैनी जी को म्यूट कर दिया जाए जी। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मानस जी। त्रिपाठी जी, देखिए मानस जी,
जिसका भी नाम आ रहा है, सरकार को चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो या किसी का भी हो, जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये रैकेट इतना बड़ा रैकेट है, इतना नहीं मानस जी, जिन दवाइयों को जनता खरीदती है उन दवाइयों को कितना मार्जिन है, ये भी एक घोटाला है कि 10 रुपए की दवा हम ले रहे हैं, पता चला 2 रुपए दवा आती है। सरकार को इस पर भी ध्यान देनी चाहिए जी कि कम से कम जिन दवाओं का जितना मार्केट रेट है उससे ज्यादा जनता के पास नहीं आना चाहिए। लेकिन सिरपों पे मैं भी जानता हूं, कई मेरे मित्र मेडिकल की दुकानें खोले हुए हैं, वो बताते हैं इस बात को कि जितनी सिरपें आती है इस पे कमाई बहुत जाते हैं, और सिरप में ज्यादातर मादक पदार्थों का मिलावट होता है। चाहे एक बेनाडिल आती है, कभी कभी मैं भी लेता हूं खांसी के लिए, दवा अच्छी है लेकिन लेने के बाद हल्की सी नींद आती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेनाडिल जैसी सिरप को यूज करके नशे मस्त 3-3, 4-4 शीशियां पीते हैं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। तो देखिए, दवाओं में थोड़ा सा मादक पदार्थ आवश्यक है, मैं भी मानता हूं, डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन जो नशे कारोबार के लिए दवाइयां दी जा रही हैं मानस जी, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और नशे कारोबार, मैं तो राजधानी में देखता हूं कि छोटी छोटी बेटियां, हमारी बहनें, बच्चे चौराहों पर सिगरेट पी रहे हैं, उसमें भी मादक पदार्थ लगा हुआ है। और पीने बाद उनकी आंखें देखिए अजीब सो रही हैं। चारबाग से लेके हजरतगंज तक जिस तरह से ड्रग्स का पूरा कारोबार फैला है जी, सरकार जानती है फिर भी उस पर चुप है। मानस जी, एक सेकंड में आपको और लूंगा जी। एक हमारे एसएसपी थे, मैंने मादक पदार्थों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और रक्त माफियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी। एसएसपी साहब ने बुला के हमसे कहा कि नशेड़ी हैं, अगर ये मर जाएंगे तो आप ही लोग खबर बनाएंगे। मैं क्या करूं कि इनके लिए मेरे पास कौन सा इलाज है? मैं जेल ले जाता हूं तो वहां भी समस्या है और रखता हूं यहाँ भी समस्या। बिल्कुल सही है, मैं भी उनकी बात सहमत हुआ जी। रक्त माफियाओं का कारोबार इससे भी ज्यादा फैला हुआ है। आप जाके देख लीजिए कि कौन कौन से रक्त माफियाओं, जो एजेंसियां हैं जहां से ब्लड निकाला जा रहा है, वो आधे से ज्यादा नशेड़ी हैं। कोई कंट्रोल नहीं उनके ऊपर, नशेड़ियों को ले जा करके रक्त दिया जा रहा है, वही रक्त लोगों को चढ़ाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य महकमा एकदम, मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। इस तरह घटनाएं बार बार हो रही, सरकार को देखना चाहिए। और जो ये मादक पदार्थ परोस रहे हैं, इनके ऊपर रासुक तरह कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए इनको। ये जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद भी करता हूँ हमारे श्याम सरोने जी जो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जिन जो चीजें आई, मानस जी, कई चर्चा हम लोग किए यहाँ और मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई की है। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर निश्चित रूप से उत्तर में सरकार कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से कार्रवाइयां हो भी रही हैं, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। और ये बड़ा सिंडिकेट, ये त्रिपाठी जी, ये बड़ा सिंडिकेट, अब जब ईडी इसके पीछे अब तहकीकात कर रही है, निश्चित रूप से ये कार्रवाई तो हो ही रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो ये कार्रवाइयों का नतीजा ही है कि लगातार अब इस तरीके की गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये बड़ा नेटवर्क है, तह में जाना और एक एक व्यक्ति को बाहर लाना, पर्दाफाश करना निश्चित रूप से जरूरी है। सैनी साहब हमारे साथ, राजन सैनी जी लगातार जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, अगर हम बात करें तो कॉफ सिरप, तमाम ऐसे कॉफ सिरप होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्कोहल की मात्रा होती जरूर है। कोडीन की अगर बात करें, कोडीन युक्त सिरप पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में बैन लगाने की बात कही गई है। क्या अब कई अन्य नामों से कोडीन के सिरप बिक नहीं रहे हैं? और एक बात जो कही जाती है कि कोडीन के जो सिरप हैं वो आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगे, ये क्या है आखिर? देखिए मानस जी, ये जितनी भी दवाइयां हैं, कफ सिरप हैं, खांसी के कफ सिरप हैं, कहीं ना कहीं इसमें हल्की से अल्कोहलिक होता है। और अब दवा को अगर आप दुरुपयोग करते हैं, नशे के प्रयोग में करते हैं, तो नशा हो जाता है जी। वैसे तो 2 चम्मच उसकी डोज होती है, डॉक्टर डोज लिखता है। फिलहाल जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, फेंसाडिल जी, फेंसाडिल पिछले हम यहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है हम लोग की डिबेट में, ये स्वास्थ्य जुड़ा हुआ मामला है जी और बहुत संदिग्ध है। हमने कहा ना, पिछले 20 तो काटो यार जी। सैनी जी, 1 मिनट से बीच में फोन आ गया। हेलो, हाँ सैनी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? हाँ मानस जी,
हेलो सैनी जी आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। हेलो सैनी जी आप अपनी बात रखें। हेलो मानस जी, थोड़ा बात डिस्टर्ब हो गया। आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। चलिए ठीक है, अब सैनी जी के पास हम दोबारा से जाएंगे। श्याम सलोनी जी एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, कई जनपदों में उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, 6 जिलों में 11 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। 98 अब तक 98 फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और आगे भी कार्रवाइयां जारी हैं। जो ये सिंडिकेट है 2000 करोड़ से अधिक का ये सिंडिकेट है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो माफिया हैं फिर भी ये पीछे का रास्ता कोई ना कोई बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके पीछे कोई बड़ी ताकत काम करती है जो इनका धंधा और ये निर्भीक होकर काम कर रहे होते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सख्त निर्देश मुख्यमंत्री के और सख्त संदेश वो लगातार देते हैं कि इस तरीके की कोई भी जनता के साथ छल करेगा, जहरीला पदार्थ बेचेगा, जहरीला पदार्थ बनाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। श्याम सलोनी मानस जी, मैंने अभी जैसे बताया था कि जो माफिया है ना, ये माफिया शब्द तो आया कहाँ से जी? क्योंकि हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी की तरफ से बैठते हैं, तो हमें सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी। बिल्कुल। जब विपक्ष के बड़े नेता जानबूझ करके सत्ता को इसमें घसीटना चाहते हैं, सत्ता को शामिल करना चाहते हैं, तो सच्चाई तो जनता के बीच में लाने का हमारा फर्ज बनता है ना। आदरणीय मुलायम सिंह यादव कह लिए, आदरणीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय लेकिन मायावती। ठीक है, श्याम सलोनी जी बात रखें, उसके बाद अपना एक सवाल हम जोड़ते हैं जो महत्वपूर्ण बात अभी सुभाष दुबे जी ने कही थी। देखिए मानस जी, माफियागिरी तो इसी लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया जी। जो सीधे साधे लोग थे उत्तर प्रदेश के, उनको माफिया बनाने का कार्य तो समाजवादी पार्टी ने ही किया। जब उसके अंदर भ्रष्टाचार फैला दिया और अपनी पार्टी को चंदा लेने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो आप गलत तरीके से कार्य कराते गए, तो वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा रूप ले लिया, उसको निचोड़ना, उसको खत्म करने बहुत समय लगेगा। जब हमको प्रदेश मिला था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में, जब उत्तर प्रदेश आया था 2017 में, उत्तर प्रदेश की हालत ये थी कि संभालना बड़ा मुश्किल था। योगी जी की जगह मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का भी यदि कोई दूसरा नेता होता तो शायद वो इस तरीके से कार्य नहीं कर पाता। आज कल्याण सिंह जी की बाद अगर कोई नेता आए हैं तो वो योगी जी आए हैं जी। जी मैं बड़े गर्व से इस बात को कहता हूँ, कल्याण सिंह ने बहुत अच्छा शासन चला था। आज योगी जी की वजह से उनकी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी अभी भी तमाम करप्शन में लिप्त हैं और बिना इनकी लिप्तता के किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। अभी त्रिपाठी जी ने कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाते हैं 40,000 और सरकार के खाते में जाते हैं 2,000, और ये सही बात है बिल्कुल, और ये अब से नहीं है, ये बहुत समय से चल रही है। जांच नहीं होती थी, ये फल फूल गए, बरगद का पेड़ बन गए। आज इनकी जांचें हो रही हैं, पकड़ में आ रहे हैं, तो इनके पीछे के लोग भी छटपटा रहे हैं जी। और वो विपक्षी के नेता भी इनमें जो सम्मिलित रहे हैं। आज तमाम लोग दामन बचाने के लिए सत्ता की पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं, उनमें से भी कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब तक योगी जी हैं, कोई भी कितना भी रसूखदार होगा जांच में वो उसको सही पाया जाएगा। हाँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये तो यही कहेंगे कि साहब सीबीआई की जांच भी फर्जी हो जाएगी और ये सब लोग बच जाएंगे, ये सब गलत बात है। आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, आप हर एजेंसी पर आप शक जाहिर करोगे तो ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? आपको विश्वास तो करना होगा जी। आज नहीं है तो आप बताइए जांच किससे कराई जाए और किसकी कराई जाए? हम बार बार कह रहे हैं योगी की सरकार है, कितना भी बड़ा करप्टेड अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो जांच में आएगा तो बचेगा नहीं।
किसी कीमत पर नहीं बचेगा। लेकिन ब्रजभूषण जी की तरीके से खाम का नाम घसीटो, जांच में वो बाहर निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बरी कर दे, फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति का नाम ना जोड़िए, सत्ता को ना घसीटिए। ठीक है, सत्ता सदैव पब्लिक के साथ है, जनता के साथ है। योगी जी जनता के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जनमानस के साथ खड़ी है। किसी माफिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माफियाओं से रिश्ते इनके होते हैं जो माफियाओं के कुत्ते को दूध में खिलाते हैं, जो माफिया थाने में पूरे पूरे थानेदारों को और उनको बंद कर लेते करते हैं, भाई अतीक भाई छोड़ दीजिए, मुक्ता भाई छोड़ दीजिए। तो ये लोग जो माफियाओं के पनपते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको पूरा जहर करा देते हैं, तो उनके शासन काल के माफिया है। आज माफियागिरी बंद हो रही है, माफियागिरी बंद हो रही है। कुछ लोग रह गए हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सुशासन की ओर जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जो माफियागिरी बंद हो जाएगी। इन्होंने तो नकल माफिया बनाए थे, भू माफिया इन्होंने पैदा किए थे। इन्होंने कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें माफिया नहीं किया? अपहरण माफिया इन्होंने बनाए थे। तमाम गुंडागर्दी, सुबह बच्ची स्कूल जाए शाम को घर आएगी कि नहीं, व्यापारी दुकान पर जा रहा है शाम को लौट के आएगा कि नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को लोगों ने देखा है और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी से पूरी जनता हाथ जोड़ चुकी है और इनको वोट देना नहीं चाहती है, इनको सुनना भी नहीं चाहती है। लेकिन मीडिया की मजबूरी होती है, विपक्ष के तौर पर ठीक है, समाजवादी पार्टी या किसी प्रमुख विपक्ष को बिठाया जाता है। ठीक है, जनता इनको सुनना नहीं चाहती है। ठीक है सैनी जी, एक बार फिर और ये जी गुंडागर्दी फैलाते हैं। ठीक है सैनी जी, हम आपके पास आएंगे, उसके बाद दुबे जी के पास जाएंगे। राजन सैनी जी, फर्जी बिलिंग, फर्जी कंपनियां बनाकर, ये सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर ये काला धंधा जो है, ये सिंडिकेट जो है लगातार फल फूल रहा था। पता आखिर कैसे नहीं चलता है कि ये सिंडिकेट दवाएं फर्जी कंपनियां बन जाती हैं, फर्जी कंपनी इस दवा की जो कंपनियां हैं ये खुल जाती हैं, उसके बाद फर्जी कंपनियों का दौर शुरू होता है। दवाएं बन जाती हैं, फिर फर्जी कंपनियों के नाम से बिक जाती हैं, फर्जी बिलिंग हो जाती है और जानकारी कैसे नहीं हो पाती है? सैनी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मानस जी, ये देखिए ऐसा ना कि हमने कहा ना, हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख दवा व्यापारी हैं, थोक और फुट करके। ये जितने भी अभी तमाम ऐसे जो लाइसेंस पकड़े गए हैं, कहीं पे दवा की दुकान है ही नहीं, वहाँ परचून की दुकान है या जूते की दुकान है, सब्जी की दुकान तक, सब्जी की दुकान पे लाइसेंस है। लेकिन ये मैंने एक बहुत बड़ी बात कही, उसको आप उस पर ध्यान दीजिए कि ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ 3 तरह के होता है। पहले एक कंपनी होती है, कंपनी के बाद एक सीएनएफ होता है, सीएनएफ के बाद एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हर जिले में, यूपी के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर जिस कंपनी की कोडीन की चर्चा चल रही है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, एवर्ट कंपनी है। इस कंपनी में मेरा कहना यह कि ये कंपनी के जो स्टॉकिस्ट बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो बनते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसमें कोई राजनेता नहीं, किसी को लिफ्ट करना, ये राजनीतिक भाषा तो हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग व्यापारी हैं हम लोग। तो ये किसी भी कम से कम मैंने कहा पिछले 20 सालों में ये कार्य फल फूल रहा था। माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद दवा ट्रेड में बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन अभी हमारे एक वरिष्ठ भाई बोल रहे थे कि ड्रग लाइसेंस जो बनता है वाकई में 3000 सरकारी फीस है और कई किसी इन लोगों के जो लाइसेंस बने 3-3 लाख रुपए में बनते होंगे। तो ये सब जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए इसमें। आम दवा व्यापारी इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये मेरा कहना है। और दूसरा कि ये कफ सिरप या कोई भी ऐसी दवाएं जो हैं, ये मेडिकल स्टोर बिना पर्चे के नहीं देते। आप पूरे कानपुर में सर्वे कर लीजिए। राजन सैनी जी, बिना पर्चे, राजन सैनी जी, इस व्यापार में आम दवा व्यापारी भले ही न जुड़ा हो, लेकिन जब जांच होती है, छापेमारी होती है, तो आम दवा व्यापारी भी प्रभावित होता है, उसके व्यापार पर भी असर पड़ता है। जी जी, हमारी बदनामी होती है, हमारे ट्रेड की बदनामी होती है, हमारे एक एक रिटेलर को जनता का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आम जनता को ये नहीं मालूम है क्या था, सिर्फ कफ सिरप का क्या प्रयोग था। तो ये एक जवाबदेही हमने कहा ना कि इनको ये डीलरशिप कैसे मिली, शुभम जायसवाल डीलर कैसे बना, जौनपुर में 80 दुकानदार डीलर कैसे बने, बनारस में 80 डीलर कैसे बने, आजमगढ़ में कैसे बने, आजमगढ़ में माफिया बैठा हुआ, आजमगढ़ में उसको नोटिस भी आ रही है। तो ऐसे इन लोगों की जांच ये होनी चाहिए कि ये कंपनी ने कैसे इनको डीलरशिप दी है। अगर ये कंपनी आम हमारे दवा व्यापारियों की दवा नहीं मिलती है,
अगर हमारा एक रिटेलर होलसेल में जाता है, फेंसाडिल मांगता है, तो नहीं, हम लोगों को नहीं मिलेगी, आती नहीं है जी। हमारे एवट के कानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में अगर 250-300 स्टॉकिस्ट हैं, उसमें फेंसाडिल उनके यहाँ नहीं, उनके बिल में बनेगी। आप इसकी अगर मैं इसकी जांच कराऊं, जो सीएफए है उत्तर प्रदेश में, एक गाजियाबाद में सीएफए एवट कंपनी का, एक लखनऊ में सीएफए है, पिछले 20 साल से इसका रिकॉर्ड उठाया जाएगा। तो इसने लिमिटेड हर जिले के 4 से 5 दवा व्यापारियों को वो कफ सिरप की सप्लाई है, जो कि दवा का लिखने का नियम ये है कि उसका एक कंपनी का प्रतिनिधि डॉक्टर के यहाँ जाता है, लिखता है, हर महीने स्टेटमेंट जाता है हमारी सेल का। कंपनी हर महीने हमारा स्टेटमेंट लेती है, सेल कितना कफ सिरप मेरे यहाँ आया और कितना बिका, कहाँ बिका, ये पूरा कंपनी को विवरण जाता है। और फेंसाडिल के लिए कंपनी ने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया? तो प्रश्न चिन्ह एवट कंपनी पे भी आता है कि अरबों रुपए की इसने फेंसाडिल बेच डाली होगी, और सारा यहाँ से आम व्यापारी को नहीं मिला। ये हम लोग, ये एकदम स्पष्ट कहना मेरा है कि ये स्पेशल जो जितने भी उत्तर प्रदेश में 100 से 150 लाइसेंस होल्डर आ रहे हैं, इनका लाइसेंस बनने के पीछे ये पूरा इन्हीं लोगों का काम है। ठीक है सैनी जी, ठीक है, उनको कमीशन देते हैं। सैनी जी आपकी बात आ गई। सुभाष दुबे जी हम आपके पास आएंगे। सैनी जी का जैसा कि कहना, एक जनपद में 80 डीलर, वो भी स्पेशल इन दवाओं के बिक्री के लिए, इन सिरप की बिक्री के लिए। तो कहीं ना कहीं झोल मोल तो है ही है। सुभाष दुबे जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आम जो विक्रेता है उसके पास नहीं जाती, इसके लिए एक जनपद में बता रहे हैं कि 70-80 डीलरशिप वहां पर हो जाती है। तो कैसे बिना मिली भगत के हो जाती है अधिकारियों के, या नीचे या ऊंचे के अधिकारियों के? आ जाए मानव जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मानव जी, अगर शाम सलोनी जी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सब कुछ विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष के पास ड्रग कंट्रोल है, स्वास्थ्य मंत्रालय विपक्ष के पास है, इसमें सारी कमियां विपक्ष की है। जो हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम सलोनी जी बैठे हुए, उनके हिसाब से ये सारी चीजें मायावती के सरकार के साथ गवर्नमेंट इनकी, अभी इन्होंने कहा ना कि मायावती के साथ गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, किसी गवर्नमेंट नहीं बनाई। सपा ने तो मायावती के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, मायावती की गवर्नमेंट ये थे। उंगलियां इन्होंने अपने गिरबान पे उठाई हैं, लेकिन उसको मानना नहीं चाहते हैं ना। ये लोग तानाशाह लोग हैं, हिटलर शाही में जीने वाले लोग हैं। आपके एक्सपोज मीडिया सेल से, आपके मीडिया सेल से एक पोस्ट होती है सुभाष जी, आपके मीडिया सेल से एक पोस्ट होती है कि छोटे खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छोटे खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके बड़े खिलाड़ियों को बचाया जा रहा है। आप ये बताइए मानस जी, आप ये बताइए, अगर यही सही कार्रवाई कोरोना काल में जो कानपुर में पकड़ा गया था रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बेचते हुए, उसमें विधानसभा न जाने कितने भाजपा नेताओं के साथ फोटो थी, अगर उस समय सही कार्रवाई हो गई होती, उस समय मायावती गवर्नमेंट नहीं थी, न सपा की गवर्नमेंट थी, उस समय भी योगी जी थे, अगर उस समय चेहरे बेनकाब हो गए होते तो आज ये जो इनके दूसरे शासनकाल में हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि उन सफेद पोषों को मालूम है, भाजपाइयों को उनको मालूम है कि जब हम कोरोना काल में बच गए थे, तो अब इस समय 2000 करोड़ नहीं, ये कई हजार करोड़ों का, लाखों करोड़ों का ये मामला है। ये 2000 करोड़ का तो सामने अभी आ रहा है, ये हजारों करोड़ों का मामला है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं कोरोना काल में बच गया था, उसी तरीके से ये ड्रग माफिया जान गया था कि जब हम योगी जी के शासन काल में कोरोना काल में बचे हैं, तो अब हम इस दूसरे टर्म में इनके बच जाएंगे। इनको काम नहीं करना है, भाजपाइयों को काम नहीं करना है, सिर्फ माफियागिरी करनी है, लाशों पे राजनीति करनी है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। अब जब कुछ आ जाए तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष के पास कौन सा वो पावर है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आप हटिए। सुभाष जी जवाब ले लेते हैं, सुभाष जी जवाब ले लेते हैं, श्याम सलोनी जी, सुभाष जी का कहना है, श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए, आप जवाब देना चाह रहे थे। आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि छोटे लोगों को, छोटी मछली को गिरफ्तार करके बड़े जो पीछे लोग हैं उनको बचाया जा रहा है,
जबकि दूसरी तरफ मानव जी, लगातार वही मैं गिरफ्तारियां कह हो रहा रही हूं, हैं। अगर कोरोना काल में अगर कार्रवाई हो गई होती, कोरोना काल में जो पकड़ा गया था कानपुर में, उसके श्याम साथ सलोनी जी जवाब दे में धनंजय सिंह के साथ आ रहा है ना, श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। कोरोना काल में जो पकड़ा गया था। ठीक है सुभाष जी, सुभाष जी जवाब दे रहे हैं। सुभाष जी श्याम सलोनी जी जवाब दे रहे हैं। उसकी जांच हो गई होती, सुभाष जी श्याम सलोनी जी जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए सुभाष जी, सुन लीजिए श्याम सलोनी जी जवाब दे रहे हैं। जल्दी से श्याम सलोनी जी, त्रिपाठी जी के पास जाना है। जिस तरीके से ये माफियाओं को पैदा करते हैं और फिर उन माफियाओं का अंत करती है योगी सरकार, और अंत के बाद ये माफियाओं के कब्र पर जिस तरीके से जाके फतिया पड़ते हैं, इनको फिर मैं बता देना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से जी कि ये जिन ड्रग्स माफियाओं की बात कर रहे हैं, वो ड्रग्स माफिया भी बहुत जल्दी उसी तरीके से उनका हश्र होगा। ये तैयार है उनकी जाकर के फतिया पढ़ने के लिए। कोरोना काल वाले ड्रग्स माफियाओं के साथ क्या हुआ? कोरोना काल में जो ड्रग्स माफिया था उनके साथ क्या हुआ? क्या क्या सलोनी जी सिर्फ उसमें छोटे लोग थे, कोई भी बड़ी मछली का पर्दाफाश नहीं हुआ, किसी भी बड़ी मछली का पर्दाफाश नहीं हुआ। भाजपा के नेताओं के साथ, आपके एक से बढ़ के एक नेताओं के साथ उसकी फोटो थी, आपका पदाधिकारी था। इसके बाद अगर वहाँ पे सही ठीक है सुभाष जी आपको भी रोकेंगे, श्याम सलोनी जी को भी रोकेंगे, त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है जिस तरीके से 98 फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 11 जो है फार्मों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। क्या लगता है अगर इसके पीछे मान लेते हैं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कौन इसके पीछे है, लेकिन अगर कोई है तो जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे कोई ड्रग्स विभाग का व्यक्ति शामिल हो या कोई बड़ा माफिया या कोई बड़ा सफेदपोश, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उस बड़ी मछली को भी सामने लाएंगे और ऐसे लोग जो इस सिंडिकेट में शामिल हैं उनको उन पर भी कार्रवाई करेंगे। देखिए मानव जी, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही कहा था कि ये सब भ्रष्टाचार की जड़ ड्रग कंट्रोलर के वहां से और ड्रग इंस्पेक्टर के वहां शुरू होता है। जिन लाइसेंसों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सब्जी वाले लाइसेंस बन गया जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 30,000 लिया जा रहा हो तो 60,000 लिया जा गया होगा इससे। उस ड्रग इंस्पेक्टर को बर्खास्त करना चाहिए, उसके ऊपर एनडीपीएस मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, इसलिए इसका लाइसेंस जारी किया है। नियम होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, देखेगा, वहां फ्रिज होना चाहिए, फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो स्पेस कितना है पूरा ब्यौरा मांगा जाता है एक लाइसेंस बनाने में। लेकिन जिस तरह से ये पर्दाफाश हो रहा है, इसके पीछे ड्रग कंट्रोलर, ड्रग माफिया को संरक्षण देने का भी कहीं न कहीं स्वरूप दिखाई पड़ता है। देखिए माना जी, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, पहले सीएमएसडी होता था, मेरे सारे मित्र जानते हैं जी। सीएमएसडी में दवाओं को लेकर के तरह तरह की गुटबंदी और यहाँ तक कि टेंडरों में भी माफिया हावी रहते थे। सरकार ने उस सीएमएसडी खत्म करके मेडिकल कारपोरेशन बना दिया जी, मेडिकल कारपोरेशन बना दिया। वहां भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया जाता है जो सीएमएसडी के डायरेक्टर को भी मात दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा कुछ एक्सपायरी दवाओं की चर्चा इस प्रदेश में बड़ी हुई मानव जी, करोड़ों रुपए की हुई, वो एक्सपायरी क्या कार्रवाई हुई? मैं तो चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उन एक्सपायरी दवाओं को भी संज्ञान में ले, कहीं वो एक्सपायरी दवाइयां फिर से भर के तो नहीं बेच दी गई। संभव सब है, जब आदमी इस तरह से माफिया जनता के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं तो कोई माना जी बड़ी बात नहीं है कि एक्सपायरी दवाओं को रिपैक करके दिया जाए। यहाँ नहीं माना जी, मेरे संज्ञान में भी आया कि जो इंजेक्शन आते हैं इनकी भी रिफिलिंग कराई जा रही लखनऊ में। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं मानव जी, और इस पर मुख्यमंत्री जी जरूर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करना भी चाहिए। सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर को और ड्रग इंस्पेक्टरों को इस जांच में लेना चाहिए जहां से इस तरह की भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। बिल्कुल त्रिपाठी जी आगे समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। श्याम सलोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुभाष दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत गंभीर ये मामला है, हजारों करोड़ का ये सिंडिकेट जो चल रहा है, लोगों की जान से भी खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा लगातार फल फूल रहा है। कार्रवाइयां भी हालांकि हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स विभाग के लोगों के का हाथ होने का भी संदेह जताया जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी इनके पीछे हाथ होने की जांच होनी चाहिए और ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, ड्रग्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को लाइसेंस कैसे मिल जाता है, फर्जी कंपनियां बन जाती हैं और करोड़ों अरबों रुपए का जो ये खेल है ये बदस्तूर चल रहा होता है। कानो कान खबर नहीं लगती है। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की घटनाएं जिस तरीके से हुई उसके बाद से
ये सिंडिकेट लगातार सामने आता जा रहा है। अब कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी भी इसके तह में जाना जरूरी है कि आखिर ये सिंडिकेट कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, और दवा व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं ईमानदारी से, उन पर भी लोगों को भरोसा कम होगा। अगर इस तरीके से ये सिंडिकेट चलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल खास चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।